नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज हम चर्चा करेंगे आखिर किस सरकार में खनन को लेकर प्रदेश को फायदा हुआ है, क्योंकि यह सवाल पूछा जा रहा है और यह सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक पूछ रहे हैं और सिर्फ पूछ नहीं रहे हैं, कह भी रहे हैं। खनन को लेकर रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक भरत चौधरी ने कांग्रेस पर ही कड़ा हमला कर दिया है। भरत चौधरी ने कहा है कि एक और जहां कांग्रेस की राज में खनन की कमाई नेताओं की जेब में जाती थी, तो वहीं आप धार्मिक सरकार की कड़ाई के बाद खनन से राजस्व बढ़ा है और उसे प्रदेश का विकास हो रहा है, ऐसा चौधरी साहब ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही में ही खनन से 331 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है और अगर पिछले वर्ष की तुलना में इसको देखा जाए तो यह लगभग 22% अधिक है। विधायक ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष रोज खनन को लेकर अलग अलग आरोप लगाता है, इससे स्पष्ट हो गया है कि जो कांग्रेस की सरकार के दौरान अवैध खनन प्रदेश में होता था, उस पर अब पूरी तरह से धामी सरकार नियंत्रण कर चुकी है और जो भी आय हो रही है वह अब सरकारी खाते में जा रही है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि खनन से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है, तो कांग्रेस के लिए एक आईना है। उनको देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किस तरह से अवैध खनन होता था और खनन की जो कमाई थी वो कुछ नेताओं की जेब में चली जाती थी। तो यह पूरी कवायद उत्तराखंड में खनन को लेकर की गई है और ऐसे में अब यह दिलचस्प हो चला है कि सरकार में रहने वाले विधायक ही विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। अब विपक्ष इसके बारे में क्या सोच रहा है, समझ रहा है, यह जानने समझने की आज हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आखिर किस सरकार में खनन से प्रदेश को फायदा हुआ, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस पर जो हमला बोला है वह कितना तर्कसंगत है और न्याय संगत है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। यह पूरी कवायद छिड़ी है बीजेपी के विधायक भरत चौधरी के उस बयान को लेकर जिस पे उन्होंने खनन को लेकर कांग्रेस को घेरा है और साफ तौर पर यह इशारा किया है कि कांग्रेस सरकार में सफ़ेद पोशों की जेब में कमाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। धामी सरकार में खनन से सरकार के खजाना भरे जा रहे हैं और सरकार के राजस्व में यह वृद्धि कांग्रेस के लिए आईना है। लगातार उत्तराखंड की जब बात होती है तो खनन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उभर कर सामने आता है, क्योंकि इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के बीच में। ऐसे में लगातार गाहे बगाहे कमेंट्स आ जाते हैं जब खनन को लेकर चर्चा होती है और एक बार फिर यह मौका मिला है, इसलिए हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत हनी जी आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि घेर आप ही रही हैं कांग्रेस को, हालांकि 8 साल से सरकार आपकी है। क्या ज़रूरत आन पड़ी कांग्रेस का जिक्र करने से? आपकी सरकार तो मोमेंटम के साथ चल रही है, अब तो जो भी अच्छा कुछ करना है आप ही को सुनिश्चित करना है। आप अपनी पिछले कार्यकाल से तुलना कीजिएगा या पिछली कांग्रेस की सरकार से? ओपनिंग कमेंट आप ही से। हाँ, देखिए ऐसा है, हमने कांग्रेस को नहीं घेरा है। कांग्रेस के बयान अभी कुछ दिन पहले सामने आते हैं। अभी परसों की एक डिबेट में मैं बैठी थी, उसमें इनके प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी बैठे थे, जिसमें डिबेट के ओपनिंग कमेंट में मैं बयान सुन रही थी सूर्यकांत धस्माना जी का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि खनन के कारण भारतीय जनता पार्टी अवैध खनन करवा रही है। तो मैं उसी संदर्भ में
हमारे विधायक भरत चौधरी जी का बयान आया है और उन्होंने उसका जवाब दिया है। और मुख्यतः बात यही है जो बिल्कुल सत्य का है हमारे विधायक भरत चौधरी जी ने, कि अगर हम अवैध खनन कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से सरकार को इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता। अवैध खनन से किस प्रकार से रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, ये जरा इनके सूर्यकांत धस्माना जिसे पूरी कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहूंगी। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि अवैध खनन का बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी की और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तो मैं उसमें बताना चाहूंगी कि कम से कम हमारे विधायक और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सरकार के लिए और कुछ भी कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो उसके प्रति बोलने को तो सामने आए हैं। कम ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हमने एक ऐसा भी देखा है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अच्छा। हाँ, हमारे विधायक जी जो मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, उन्होंने कहीं भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की कोई कमी पाई हो, कुछ पाई हो, तो उन्होंने अपनी एक बात रखी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। इस तरीके का कोई भी बयान अगर इनके पास है विपक्ष के बाद तो उसको दिखाया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, खनन अगर साफ तौर पर नहीं हो रहा होता तो इस प्रकार से राजस्व में वृद्धि किस प्रकार से आती, ये बताएं। ठीक है प्रतिमा सिंह जी, आपने सुन ही लिया, संदर्भ आप जान ही रही हैं, बहुत ज्यादा कुछ बोलने समझने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको घेरा जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी ने अवैध खनन का मुद्दा देखिए नहीं उठाया। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआत खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी। आपको याद है कि एक नहीं दो बार इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सदन में ये बात कही, और 2 बार, पहली बार तो उन्होंने खुद इनडायरेक्टली जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को खनन माफिया तक संबोधित करने से वो जो है उन्होंने गुरेज नहीं किया, और दूसरी बार तो हद तब हो गई जब अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की कि आप SIT का गठन करिए। तो ये बात खुद सदन में, उस सदन में जहां जिसकी कार्रवाई पूरा विश्व देखता है, तो अब तक तो सिर्फ उत्तराखंड ही की जनता ये जानती थी कि जो मुखिया बैठा है प्रदेश की सत्ता में वो खनन माफिया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के उस बयान के बाद से जो है पूरा विश्व ये गूगल करने लगा कि आखिर पुष्कर सिंह धामी जी है कौन, जिन्हें उनके खुद के जो है सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री खनन माफिया कहने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात मुन्ना सिंह चौहान जी का जिक्र करूंगी मैं, कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि जो है उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने पहले तो बोला कि इलीगल जो माइनिंग है वो हो रही है, अवैध खनन, लेकिन उन्होंने 2 गाड़ियां अवैध खनन जो कर रही थी और उसमें जो भर के सामान ले जा रही थी उसे रोकने का कार्य किया, और अपनी सरकार पर सवालिया निशान लगाया कि आप किस तरीके से जो है खनन को जो है चला रहे हैं और उसको सिस्टमैटिक बनाने का दावा कर रहे हैं, जब अवैध खनन खुद के हो रहा है। और अपने आप के नेताओं के साथ साथ अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं जो है, तो हाई कोर्ट ने कई बार, एक नहीं कई बार जो है इनके जो है खनन जो माफिया है, खनन जो पद्धति है उस पे सवालिया निशान जो है लगाए। आपको हाई कोर्ट का एक ऑर्डर बता देती हूँ जो जनवरी का है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जवाब मांगा सरकार से और सेक्रेटरी माइनिंग से कि क्यों आखिर अवैध खनन जो हो रहा है और खनन में क्यों आखिर ये भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि NGT के क्लियर डायरेक्शंस है। आपको पता है कि उत्तराखंड हमारा जो है एक हिमालयन राज्य है और वहां पर छोटी छोटी ये चीजें जिनके बारे में प्रदेश की अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है हम आपदा की तरफ अपने प्रदेश को ले जाने का कार्य करेंगे। आज जिस तरीके से जो है नदियों का सीना छीना जा रहा है वो बहुत दुखदाई है, और मुझे लगता है कि राजस्व की बात अगर किनारे हटा दे तो आपदा में जिस तरीके से आपदा को बढ़ावा दिया जा रहा है ये अवैध खनन करके, ये बहुत चिंता का विषय है, जिसपे पर्यावरणविद जो है और NGT जो है हाई कोर्ट कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। आपकी इस बात को जरूर स्ट्रेच करूंगा, आप जो बोलना है बोलिएगा। हानि जी, एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं, उसको भी बोल दीजिएगा। क्या सिर्फ राजस्व बढ़ रहा है, यह एक पैरामीटर हो सकता है या बताने के लिए कि अवैध खनन हो रहा है या नहीं? केवल राजस्व बढ़ना ही इंडिकेटर है? क्योंकि जिस हाई कोर्ट के आदेश का वह जिक्र कर रही हैं वह भी तो चिंताजनक है। देखिए एंकर महोदय, मैं आपको क्लियर एक बात बताना चाहूंगी और विपक्ष के हमारी सम्मानित प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी को भी बताऊंगी कि ये जो कह रही है कि राजस्व
की वृद्धि के लिए ही अवैध खनन। देखिए, अगर जिस प्रकार से 2024 और 2025 की मैं बात करूं तो 1047.57 करोड़ रुपए का राजस्व उत्तराखंड को मिला है। तो उत्तराखंड को ये जब राजस्व मिला है तो इसमें अवैध खनन कहां से आ गया? राजस्व मिलना ही और राजस्व को दिखाना, खनन से अगर ये राजस्व की हमें प्राप्ति होती है तो इसमें अवैध कहां से हुआ? अगर कोई चीज अवैध होती तो इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता और राजस्व में वृद्धि नहीं होती। थोड़ा पढ़ लिख कर अगर कांग्रेस के जितने भी नेता आते हैं डॉक्टर प्रतिमा आपके पास, कोई भी बयान दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और शोभनीय लगेगा। मैं दूसरी बात का इनको जवाब देती हूँ, प्रतिमा और दूसरी बात का मैं जवाब देती हूँ। अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कार्यकाल की मैं आपको बात बताती हूँ कि अभी इन्होंने फिर वही दोहराया कि मुन्ना सिंह चौहान जी ने 2 ट्रकों को पकड़ा और उसके बारे में बोला। उन्होंने कहीं उन ट्रकों को ले जाने के लिए रास्ता तो नहीं साफ किया ना? उनको किसी भी तरीके से किसी प्रकार की कोई वो लगी, शंका लगी तो उन्होंने निकटतम थाने में कंप्लेन करी और उसके ऊपर सब-विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया। मतलब आप मान रही हैं कि कुछ गड़बड़ था? सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति पाई है इसके लिए। एक मिनट एंकर महोदय, बात समाप्त हो जाए मेरी। जिस प्रकार से ये कह रही हैं तो मैं उसका जवाब इनको दे रही हूँ कि उनको किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अगर अवैध लगी तो उन्होंने निकटतम थाने में संपर्क किया। देखिए, उत्तराखंड में जगह जगह कई ट्रॉली जाती है, कई ट्रैक्टर जाता है। अगर कहीं कोई थोड़ी 19-20 की चीजें लगती है तो ये नहीं कहा जाता है हमारी सरकार के द्वारा कि आंखें बंद करे हैं, जिसको जिस विभाग से खाना है खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक मिनट लेट मी कंप्लीट। इन्होंने एक सवाल और दागा था, उसका जवाब मैं दे रही हूँ। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपदा आ रही है उत्तराखंड में, प्रतिमा जी शायद मेरे ख्याल से जब उत्तराखंड में सबसे बड़ी आपदा का सीन देखने को मिला था और आप लोगों ने जमकर खाया था उस समय आप भूल चुकी हैं। उस समय कितना अवैध खनन आपने किया था जब उत्तराखंड को उतनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली थी, जहां अब तक लोग अपने मृतक लोगों को ढूंढ नहीं पाए और गुमशुदा के पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोग आप में इतने गुम थे उस आपदा के समय कि आपदा में अवसर ढूंढ रखे थे, कहां से कौन सी कमाई का जरिया है उसमें लगे थे, जो आप लोगों ने लोगों की जान बचाना जरूरी नहीं समझा। तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि उत्तराखंड में वो त्रासदी के समय आपने कितना अवैध खनन किया था जो इतनी बड़ी आपदा आ गई? ठीक है हानि जी, अब जवाब खनन को जोड़ना, अब आपने जवाब लेने की बात कही है तो जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा जी भी हाथ उठाई रही हैं। डॉक्टर प्रतिमा, हाउ कन्विंसिंग यू फाइंड द स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है? आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? जो कहना है कहीं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो केदारनाथ आपदा थी उससे भयावह आपदा अभी तक जो है हमने नहीं देखी और उसको सफलता पूर्वक किस तरीके से हमने कम समय में पूरा पुनर्निर्माण करने का कार्य किया, ये पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा। खुद राहुल गांधी जी ने जो है पैदल मार्ग से केदारनाथ बाबा के दर्शन करके जनता को जो ये दिखाया कि देखिए सब कुछ सुरक्षित है और आप देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैंने ये नहीं कहा कि अवैध खनन हो रहा है तो राजस्व बढ़ रहा है। मैंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा कि अवैध खनन हो रहा है और राजस्व को अगर हम अलग रख दें तो राजस्व के साथ साथ राजस्व जनरेशन के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता की तरफ भी बनती है। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि बिल्कुल हम जब नदियों का सीना चीरेंगे तब जो है जिस तरीके से आपने देखा नदियां उफान पे क्यों आ रही हैं। आज जरा 24 घंटे की बारिश होती है और नदियां उफान पे होती हैं, जिससे कि जैसे जो वहाँ पे लोग होते हैं, लोगों के घर होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह है क्योंकि जब आप एक बियॉन्ड लिमिट जब आप नीचे तक खनन करते हैं तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। और ये जो बालू होती है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता सिर्फ वहाँ पड़ी हुई आप उसको खनन कर दीजिए, वो पानी के बहाव को भी रोकती है। और ये बात कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात पर्यावरणविद भी बोल चुके हैं। एनजीटी का ऑर्डर आप सबके समक्ष है। एनजीटी ने किस तरीके से हैवी मशीन से खनन पे रोक लगाई। और एक बात और बता दूं, कांग्रेस पार्टी क्यों बोले कि भाई हाईकोर्ट बोल रहा है आपसे, हर तीसरे महीने हाईकोर्ट ये कह रहा है। अभी आपको याद होगा उधम सिंह नगर में कौशलपुर विलेज पे खनन को लेकर के हाईकोर्ट ने रोक लगाने का कार्य किया। उस रोक को लेकर के सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट की चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं कि हम तो बैन जो है हटाने का कार्य जो है हम नहीं करेंगे। तो ये दर्शा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आप सही कह रही है कि तीसरे तिमाही की अगर मैं बात करूं तो 331.14 जो है आपको करोड़ का जो है मुनाफा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अगर यही सरकार अवैध
कुछ लगा ले तो ये शायद जो राजस्व का मुनाफा है ये 331 ना हो करके मुझे लगता है 931 करोड़ से भी ज्यादा का जा सकता है। ये हमारी चिंता है कि एक तरफ तो आप नदियों का सीना भी चीर रहे हैं, प्रदेश की जनता को उसमें फायदा भी नहीं हो रहा है, तो भाई किसको फायदा हो रहा है? सरकार को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अगर बार बार इंटरव्यू कर रहा है, सरकार से जनवरी के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने क्लियर किया था कि अपनी पॉलिसीज को खनन से लेकर स्पष्ट करने का कार्य करिए। और अप्रैल बीत चुका था, मैं आपको याद दिला दूं कि अप्रैल में फिर सरकार फिर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी को याद दिलाया कि आपने अब तक की अपनी रणनीति को स्पष्ट नहीं किया है कि खनन को लेकर के आपकी रणनीति क्या है। और खुद आपको याद होगा उधम सिंह नगर में जो है सरकार हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि जितने भी हैवी व्हीकल्स थे खनन की जो सामग्री है वो आ रही है। एंकर महोदय, प्रतिमा जी का इंटरव्यू बाद में ले लीजिएगा, मैं जवाब आ रहे हैं मैडम, आपके पास भी आ रहे हैं, वक्त दोनों को दिया जाता है। हाँ ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, अब आपसे पूछा जा रहा है हनी जी की आखिर किसको फायदा हो रहा है, और कोई और कहे ना कहे, जब आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब भी सदन में आवाज उठाते हैं तो उसकी गूंज दूर तक तो जाती है। खैर कहिए, आपको क्या कहना है? मेरा कहने का तात्पर्य प्रतिमा जी कि आप कह रही हैं कि वो जो केदारनाथ में आपदा आई थी और अभी आपने आपदा का जिक्र यहाँ पर किया कि खनन के कारण आपदा आ रही है, तो मैंने जिक्र केदारनाथ आपदा का किया था। तो मुझे आपने पूरी डिबेट में सुंदरकांड का पाठ कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस समय कौन सा खनन आपने किया था जो केदारनाथ में आपदा आई। और दूसरा, आप कह रही है कि इस समय जो भारी पानी बहाव आ रहा है, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैंने पूरा आपका पाठ सुना था, अब आप मेरा भी सुन लीजिए। आपने कहा कि जब भी आपदा आती है तो पानी का भूस्खलन होता है, पानी का दबाव बढ़ता है। तो जो केदारनाथ में आपदा आई थी तो पानी बिना आपदा आ गई थी कि वहां पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आके आपदा क्रिएट कर दिए थे? भाजपा विपक्ष में थी उस समय, भाजपा आके आपदा क्रिएट करी थी, वो आपदा भी पानी की ही आई थी। तो उस समय केदारनाथ में आपने कितना खनन कर रखा था जो कि पानी के बहाव को वो रेत, बालू, बजरी, कंक्रीट ये सब रोक नहीं पाई? क्योंकि अभी आपने ही अपने कमेंट में कहा था कि रेत सिर्फ ये नहीं करती, रेत ये भी करती है, आप पर्यावरणविद कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। तो उस समय क्यों नहीं आपने रेत को पड़े रहने दिया था जिससे कि आपदा ना आती? और फिर आपने कहा राहुल गांधी जी उसके बाद आए और हमने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली। आपने रिकवरी, अरे भैया मेरी सुन लो, आप पूरे 7 मिनट बोली हैं और मैं शांति से सुन रही थी। ये आपने फिर कहा कि राहुल गांधी जी स्वयं आए और आकर बोला यहाँ पूरा सही सब चल रहा है, आज जो यात्रा पे। अरे प्रतिभा जी, थोड़े आंखों के चश्मे उतार के एसी के कमरे से बाहर निकल कर अगर आप जानेंगी तो आपको पता लगेगा धरातल पर कि चारों धाम की सकुशल यात्रा कराने के लिए ऑल वेदर रोड से लेकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने तो उस तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। मैं कुमाऊं को बिलोंग करती हूँ। एंकर महोदय, मैं आपको एक बात संज्ञान में डालना चाहूंगी कि कुमाऊं के तरफ जब मैं पहले विपक्ष में थी और मैंने जब वहां पे दर्शन किया था अपने पाताल भुवनेश्वर और जागेश्वर धाम का, तो यहाँ वहाँ एक साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था कि इस तरफ ये चीजें हैं। लेकिन मानस खंड माला मिशन के तहत हम लोग उस चीज का और उत्तराखंड का विकास लगातार कर रहे हैं। तो विकास की धरा पर लगातार हमारी धरा बह रही है, न कि आपकी तरह से लोगों को आपदा में अवसर ढूंढने का जो कार्य किया था। जो गुजरात वगैरह से भी भर भर के ट्रेनों में सामान आए थे, वो सिलेंडर और टाट और रजाई तक तो आप लोगों ने छोड़ी नहीं थी, वो उन लोगों को ना देकर आप लोगों ने अपने घरों में रख ली थी। तो वो सारे कार्यकाल को ध्यान में रख के बोला करिए। हमने डेनिस रावत का भी कार्यकाल देखा है, हमने सचिवालय में दलालों को भी देखा है, हमने कुंजवाल जी की विधानसभा आ रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा आपके पास, आपके वहाँ पर जो दलाली हो रही थी वो भी देखा है। तो आप तो एकदम ही ये ना कहे कि हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी से अब तक कार्य करती चली आ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने ही स्वयं पूरा निमंत्रण दिया था। ठीक, तो वो भी बयान को मद्देनजर रखते हुए जो भी जवाब दीजिए। ठीक है, दीजिए, बोलिए डॉक्टर प्रतिमा। देखिए बिल्कुल आपने बार बार, क्योंकि केदारनाथ आपदा का जिक्र हो रहा है, मैं बार बार 2 चीजें स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने केदारनाथ आपदा की शुरुआत नहीं करी थी, आपने करी थी। ठीक है, आपने कहा था कि भूस्खलन जो इतना ठीक है, अब उनको क्लैरिफाई कर लेने दीजिए हनी जी। ठीक है, उनसे चीजों को रोक रही है। ठीक है, तो उस समय कितनी रेत आप लोगों ने दी? ठीक है, ठीक है, अब उनको क्लैरिफाई कर लेने दीजिए। आपने कहा था ना, मैं तो आपदा की तरफ जा भी नहीं
ठीक है हनी जी, एक मिनट अब उनको क्लैरिफाई कर देने दीजिए। ठीक है, बोलिए अब डॉक्टर प्रतिमा, आप बोलिए अब। ठीक है, अब आप मेरी थोड़ी सी महाभारत भी सुन लीजिए। देखिए, केदारनाथ आपदा के पीछे सबसे वजह जो थी वो हैवी रेनफॉल बताई गई थी, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स। मैडम प्लीज, हनी जी प्लीज 1 मिनट उनको सुन लेने दीजिए। ऐसे बीच में वाद विवाद में कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैडम प्लीज, हनी जी प्लीज उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। दोनों वाद विवाद में कुछ नहीं निकलेगा। बोलिए डॉक्टर प्रतिमा। ज्यादा जो नुकसान होता है वो ग्लेशियर द्वारा जो फॉर्म लेक होती है उनकी आउटबर्स्ट से होता है, समुद्र में देखा गया था। तो बार ये कहना कि आपने वहां पे खनन किया होगा इसीलिए जो है आपदा आई, मुझे लगता है ये उचित स्टेटमेंट नहीं है। और मैं हर बात ये कहूंगी कि पर्यावरणविद भी कहते थे कि नदियों को लिमिट से ज्यादा नहीं खोदना चाहिए। इस बात पे मैं को दूसरी बात बात कर रही हूँ, अरे आपके कहा गया कोरोना का पीएम केयर फंड का पैसा जमा दे दीजिए कि वो पीएम केयर का फंड का पैसा जिसकी आरटीआई भी एप्लीकेबल नहीं है, आरटीआई दाखिल करके आप नहीं दे सकते कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां चला गया। वो भारतीय जनता पार्टी आपका में के कारगिल के शहीदों के ताबूत पे सौदा तो किया, आप ताबूत पे भ्रष्टाचार करते हो और आप कहते हैं कहां आपदा में सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि आप जिस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन भाजपा आज भी खामोश है, आज तक आंकड़े नहीं दे पाए। शमशान घाट पे लाइन लगी थी टोकन मिलने से, लेकिन भाजपा झूठ का मुखौटा ओढ़े बैठी थी कि हमारे यहाँ जो है मिट्टी नहीं और विकास की मंदिरों देखते। अरे भाई 2 बारिश में 1 हफ्ते की बारिश में जो विकास है, विकास गड्ढे में डूब रहा है। शहर भी नहीं का विकास की बात करती है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर गई। आज देहरादून की अगर मैं बात करूं तो किस एंगल से देहरादून आपको स्मार्ट सिटी नजर आ रहा है? एक पेड़ मां के नाम करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हजारों पेड़ हमारा रोड पे काट देते हैं, उसको बंजर करने का कार्य कर देते हैं, कहते हैं 6 लेन बनाएंगे। आज वहां पे आ रहे हैं मैडम, आपके पास भी आ रहे हैं। 11:25 हो गया, 2 लेन की सड़कें जो 12:26 हो गया, वो भी गड्ढा में हो चुकी है। 24 घंटे की बारिश से कहाँ है विकास? मुझे समझ नहीं आता कि वो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आ रहे हैं मैडम, थोड़ा सुन लीजिए तभी तो कह पाइएगा। वक्त देंगे आपको, उतना ही वक्त देंगे, आपको भी देंगे। ठीक है, अब चूंकि आप बोलने के लिए आतुर हैं, 1 मिनट डॉक्टर प्रतिमा, क्या आपको लगता है कि आपके सरकार में हनी जी पूरी तरह से परफेक्शन है? क्योंकि परफेक्शन जब भी होता है इंप्रूवमेंट का स्कोप घट जाता है। ऑल इज वेल 100%? बोलिए। अगर हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी होती तो 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी इस समय जेल में या सस्पेंशन की लाइन में नहीं लगे होते। पहले इस बात का जवाब। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने कहा कि रेत पानी को रोकती है। तो उस समय जो वेदर क्लाइमेट बिगड़ा था, पानी जो ब्लास्ट हुआ था, उस समय उन्होंने वो रेत क्यों उठा ली थी जिससे कि पानी नहीं रोक पाया। रेत उस समय कहाँ गई थी? क्या रेत उड़ गई थी? प्रतिमा जी, आप लोगों ने खनन किया होगा तभी ना रेत वो पानी को नहीं रोक पाई थी। तीसरी चीज मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, कोरोना में ये कह रही है आपदा में अवसर लिया। कोरोना में अगर आप जिंदा भी है ना तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण जिंदा है, जो उन्होंने त्वरित एक्शन लेते हुए कोरोना में लॉकडाउन पीरियड लगाया और लॉकडाउन के तहत लगातार लोगों को बचाव कार्य में लगा दिया था। उस समय कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता आ रहे बीच में लगातार मत बोलिए, उजड़ता का परिचय मत दीजिए लगातार बोलकर। अभी आप मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रही थी, जब मैंने शुरू किया था ना, तो अब वो ज्ञानवर्धक चूर्ण थोड़ा आप बोलिए जल्दी कंक्लूड कीजिए। कहना चाहूंगी कि आपदा में अवसर अगर हमने चुना होता ना प्रतिमा जी, तो आज आप जिंदा नहीं होती कोरोना काल में, या मैं जिंदा नहीं होती कोरोना काल में। हमने लॉकडाउन समय पर लगाया, जिससे विदेशों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वहाँ भी हमने ऑक्सीजन सप्लाई करवाई। और चलिए, बात खनन की हो रही है तो खनन पे ही रुकेंगे। जो वक्त गुजर गया इतिहास के पन्नों को टटोलने से कुछ नहीं होगा। खैर, बात कहीं से कहीं निकल जा रही है, उसका कोई लाभ है नहीं। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।